अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का 7th चैप्टर उसमें हम एटीपी को आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या चीज है, किससे एटीपी कहते हैं? बेसिकली एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए स्टैंड फॉर एडिनो, टी स्टैंड फॉर ट्राई एंड पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बेसिकली सेल की मेजर एनर्जी करेंसी है। इट्स मींस के सेल का जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो एटीपी है। सबसे पहले हम एटीपी की डिस्कवरी की बात करते हैं कि एटीपी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। इन 1929 में कार्ल लोहमैन एक साइंटिस्ट था, उसने एटीपी को डिस्कवर किया और एटीपी की डिस्कवरी पे उसे 1941 में नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद एटीपी की हमें डेफिनेशन तो पता चल गई कि एटीपी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शंस की बात की जाए तो जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेलुलर प्रोसेस होते हैं उनका जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो एटीपी है। सबसे पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मींस के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं उनकी सिंथेसिस एटीपी की वजह से होती है। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इन तमाम मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस एटीपी की वजह से होती है। सेकंड फंक्शन है मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट भी एटीपी की वजह से होती है क्योंकि एटीपी है ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या करती हैं? नर्व इंपल्स वो इंपल्स है जो हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, तो वो भी एटीपी की वजह से पहुंचता है। फोर्थ फंक्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उससे नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस बेसिकली क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल होते हैं, अगर वो सेल के बाहर से मटेरियल को इनटेक करें तो वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इनटेक करते हैं। अगर वो सेल से कोई चीज बाहर निकालें, रिमूव करें, सेल से बाहर सेंड करें तो वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस किसकी वजह से होते हैं? जस्ट एटीपी की वजह से। ये एटीपी के फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें बताया गया है कि एटीपी की जो एबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की, इतनी ज्यादा एनर्जी एटीपी ने अपने अंदर स्टोर की होती है। वो किस तरह, वो किस वजह से स्टोर की होती है? ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है कि वो काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो चलिए जी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर 3 मेजर सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। इसके सब यूनिट्स की बात की जाए तो पहला है इसमें एडेनिन। एडेनिन डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस को कहते हैं, ये है एडेनिन। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया है। एडेनिन में डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। दूसरा इसका सब यूनिट है राइबोस। राइबोस में 5 कार्बन शुगर मौजूद होती है। देखें ये राइबोस है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन पे ये मुश्तमिल होता है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, इसके पास फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट ग्रुप में 3 फॉस्फेट लीनियर मतलब कि एक लाइन में मौजूद होते हैं। वो एक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इस बॉन्ड को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। एक एडेनिन होता है, एडेनिन डबल रिंग्ड होती है। एक राइबोस होता है, राइबोस 5 कार्बन शुगर पे मुश्तमिल होता है। थर्ड नंबर पे 3 फॉस्फेट्स एक लीनियर लाइन में मौजूद होते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये 3 टर्म्स दी गई हैं जो कि एटीपी के स्ट्रक्चर में ही यूज होती हैं, उनको डिस्कस किया गया है। एटीपी
ATP stand for what? ATP stand for adenosine triphosphate. Next term है ADP. ADP stand for what? ADP stand for adenosine diphosphate. थर्ड टर्म है AMP. AMP stand for adenosine monophosphates. ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं. अब नेक्स्ट हम ATP में मौजूद बॉन्ड की बात करते हैं. इधर देखें ना कि ATP में जो फॉस्फेट होता है, ATP में जो फॉस्फेट मौजूद होता है, फॉस्फेट के दरमियान ATP स्टैंड फॉर ट्राइफॉस्फेट, मींस के 3 फॉस्फेट ATP के एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं. ये जो 3 फॉस्फेट्स होते हैं, ये एक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं. तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? टिल्डी बॉन्ड. टिल्डी बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. कितनी एनर्जी? हाउ मच एनर्जी स्टोर इन वन टिल्डी बॉन्ड? कितनी एनर्जी होती है एक टिल्डी बॉन्ड में? 7.3 किलो कैलोरीज, मीन्स के 7300 कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती है एक टिल्डी बॉन्ड में. बॉन्ड का भी हमें पता चल गया कि फॉस्फेट के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? टिल्डी बॉन्ड. एनर्जी का भी पता चल गया, एक टिल्डी बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है? 7.3 किलो कैलोरीज. एनर्जी का भी हमें पता चल गया. अब हम नेक्स्ट इसके रिएक्शंस देखते हैं कि ATP के रिएक्शंस कैसे होते हैं और ये कैसे एनर्जी स्टोर होती है. ATP मींस के इसमें 3 फॉस्फेट्स हैं. जब हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर लिया, मींस कि उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाकी कितने फॉस्फेट रह गए? 2. तो 2 स्टैंड फॉर डाई, मगर हमारे पास क्या आ गया? ADP, क्योंकि हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव कर लिया है. फॉस्फेट्स के ये 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट चुका है. तो हमने पढ़ा था एक बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है? 7.3 किलो कैलोरीज. तो मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई एक बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से? 7.3 किलो कैलोरीज. अच्छा, जब ADP से, इसके पास अभी भी 2 फॉस्फेट्स हैं, अगर हमारी बॉडी को मजीद एनर्जी की जरूरत है तो एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ADP स्टैंड फॉर डाई, मींस कि इसके पास 2 फॉस्फेट्स हैं, एक बॉन्ड फिर टूट गया, हमारे पास AMP मींस के एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया. जब दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7.3 किलो कैलोरीज. मींस के इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एक बॉन्ड के, जस्ट सिंगल बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. ये था प्रोसेस. ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया, ADP से AMP में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट्स बॉन्ड ब्रेक होते गए, हमें एनर्जी मिलती गई. अब ATP कैसे बनती है? ATP आप समझ लें एक बैंक की तरह काम करता है. एक जैसे हमारे पास अगर पैसे ज्यादा हो तो हम बैंक में सेव कर देते हैं, बैंक में हमारी सेविंग होती रहती है, और जैसे ही हमें कोई इमरजेंसी या जरूरत पड़ जाए तो हम बैंक में से अपनी अमाउंट को निकलवा लेते हैं और यूज कर लेते हैं. और ATP एज अ बैंक वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर. वो कैसे? अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा या काफी अमाउंट में एनर्जी है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत भी नहीं, तो वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती रहेगी. और जैसे ही हमारी बॉडी को फिर से डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी. ये था ATP का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें ATP की डिस्कवरी, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके रिएक्शंस और उसमें मौजूद एनर्जी की बात की गई. उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी. शुक्रिया.